हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ लेके फिर से और लक्ष्य एक्सप्रेस का अगला पार्ट जो हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, एक टॉपिक वाइज जो क्लास चलती है उसका एक अगला पार्ट होगा, जिसमें समझ लीजिए कि आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि छोटा सा एग्जाम हो चाहे बड़ा सा एग्जाम, बहुत बड़ा भी एग्जाम अगर सिविल की बात करें तो वहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं इस टॉपिक से। और जो छोटा एग्जाम होता है वहाँ पे तो एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है इसका, क्योंकि छोटे एग्जाम में जीएस का वेटेज थोड़ा कम रहता है। पर ये टॉपिक ऐसा है, आप खुद ही जब देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं, इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और जो है हम लोग एग्ज़ाम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी करा रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें क्या है, इससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्ट पूछते हैं। तो वही बस फैक्ट का कलेक्शन लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें क्या होगा, जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे सब क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर दिया है। बाकी इसके बाद भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि इससे बाहर नहीं बनेगा, पर इससे पॉसिबिलिटी जो है 99% है कि इसी से क्वेश्चन आएगा। बस 1% जो है हो सकता है बाहर का क्वेश्चन पूछ ले। तो आप चाहे तो इसके बाद अगर जितने पॉइंट तैयार करा रहा हूँ मैं तो तैयार करिए, और इसके बाद चाहे तो कुछ और भी एक्स्ट्रा अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, किसी बुक से या फिर कहीं से भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, अपने लक्ष्य प्रति एकदम डेडिकेटेड होंगे और अच्छे से आप कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि आज हमारा टॉपिक दिखा दे, तो पहले आपको एक बार थोड़ा सा झलक दे देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं गांधी जी के बारे में है। तो गांधी जी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं सब मैंने लेके आया आपके सामने, और इससे बाहर बताया कि उम्मीद बहुत ही कम है, ना के बराबर है, पर हो सकता है कुछ आ जाए क्वेश्चन। पर ऐसा अभी तक देखा नहीं गया। जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी इंक्लूड किया है, और एक्स्ट्रा जितने भी बन सकते हैं जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो सब मैं लेके आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो जरूर लाइक करेंगे फ्रेंड, क्योंकि आपको लाइक पता ही है, आपका लाइक भी बताता है कि हाँ जो बढ़ाया गया वो समझ में आया आपको और इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। चलिए शुरू करते बिना किसी अब देरी के, देखते हैं क्या क्या पॉइंट रहने वाले हैं, कौन कौन से खजाने वाले क्वेश्चन है हमारे सामने आज। बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करूंगा, हर एक टॉपिक को कवर कराते हुए गांधी जी के बारे में। ऐसा नहीं कि बस जो छोटे छोटे पॉइंट उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको भी मैंने कवर कराने की कोशिश किया है, ताकि अगर किस तरह का क्वेश्चन बने, छोटा या बड़ा, सब मैं आपको बता सकूँ यहाँ से। महात्मा गांधी की जन्म पता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वो बहुत सब बेसिक बातें हैं। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, माता का नाम इनकी पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये तो सब मैंने लिख दिया इसलिए ताकि आपको अगर किसी चीज़ ना पता, कुछ कुछ लोग होंगे ऐसे भी जो नहीं उनको बाद में पता होगा, जैसे माता का नाम क्या था, तो ये सब हमको क्लियर हो जाए। अब बाकी सब देख सकते हैं। 2 अक्टूबर 1869 69 बोलते हैं इसे, 69 में पोरबंदर के पिताजी दीवान थे वहाँ के। तो ये सब बहुत ही बेसिक बात है, आपको पता होगा। हालांकि ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि माता जी का नाम पूछ दे, बाकी जन्म नहीं पूछता है, पिताजी का नाम हम बहुत कम पूछता है, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे को पता रहे इसलिए नहीं पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। अब 2 अक्टूबर का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को जब जन्म हुआ था, पता है आपको, गांधी जी बहुत ही अहिंसावादी थे। इन्होंने लाठी ली थी लेकिन लाठी का यूज नहीं किया उन्होंने, और लाठी के बिना यूज किए ही अपने सत्य और अहिंसा के दम पे बहुत कुछ ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए अंग्रेज़ों को भगाने में। इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में। तो जो अहिंसा इनका परम वो था, हथियार, सबसे बड़ा हथियार अहिंसा था, इसलिए इनके जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को, उस दिन मनाया जाता है शहीद दिवस। कब? 30 जनवरी को शहीद दिवस, और जन्म 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। 1997 1999 1919 से 1947, ये थोड़ा सा हो गया, 1919 से 1947, यानी कि 1919 नहीं, बल्कि देख सकते हैं आप, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है क्लियर ना हो आपको, पर 1919 से 1947 का जो काल था, इसको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय काल या फिर क्या बोलते हैं, गांधी युग बोलते हैं। मतलब ये जो पीरियड था इसमें गांधी जी का जो है हर जगह आपको देखने में मिलेगा। गांधी जी काफ़ी इसमें प्रभावशाली थे, उन्होंने बहुत ऐसे काम किए थे इसी ड्यूरेशन में। अब क्योंकि वो पता है कि 1915 में गांधी जी आ गए थे, हालांकि वो भी मैंने शायद मेंशन किया इसमें, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा भी गया कई बार। तो 1915 में आया था, उसके बाद से धीरे धीरे गांधी जी का यहाँ पे पूरा असर फैलने लगा था। पूरा उन्होंने सब मैनेज किया था, काफ़ी अच्छे से हर चीज़ को किया था। इन्होंने ही जो आंदोलन था उसको जन आंदोलन बना दिया, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े थे अपने इसमें आंदोलन में, इन्हीं की वजह से वो। अगला देख लेते हैं। गांधी जी ने 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। एक व्यापारी था, भारत का ही व्यापारी था, गुजराती था, मुसलमान व्यापारी था, उसका नाम क्या था, दादा अब्दुल्ला। उन्हीं का जो केस लड़ने के लिए डरबन चले गए थे, उन्होंने एक केस लड़ा और जीता भी वहाँ पे। गांधी जी, पूछा गया कि नाम क्या था, दादा अब्दुल्ला, 1892-93 में चले गए थे दक्षिण अफ्रीका। देख सकते हैं हम, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे इन्होंने काम किया था, कुछ स्थापना भी कराई थी, कुछ ऐसे विरोध भी किया था, और हर जगह सक्सेसफुल रहे थे अपने एफर्ट में।
तो गांधी जी ने अब दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था वहाँ पे, जहाँ पे एक कार्ड बनाया, जितने भारतीय थे, एशिया के लोग थे, उनके लिए कार्ड होता था, वो कार्ड उनको हमेशा पहनना जरूरी था। तो उससे क्या होता था, भेदभाव की भावना जगती थी, रंग भेद की। तो इसके वजह से ही इन्होंने विरोध किया उसका, और वो क्या हुआ था, सफल रहा था, वो हटा दिया गया था उसके बाद से कानून वहाँ पे। और गांधी जी सबसे ज़्यादा मतलब उनको बुरा क्या लगा था, किसी बात को लेकर उनको सबसे बुरा लगा था, ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, उनको स्टेशन से ही मतलब सांवले रंग के थे, काले रंग जैसे बोल सकते हैं आप, सांवले रंग के थे। इसके वजह से वहाँ पे अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से निकाल के बाहर ढकेल दिया था, मतलब निकाल दिया था ट्रेन से। तो इसके बहुत ही उनको अपमानित महसूस हुआ, और ये सोचा कि नहीं, ये सब ख़त्म ही कर दूंगा, जो रंग भेद वाली काम है ये सब हट ही जाएगा अब। तो वही डरबन पूछा गया कई बार एग्जाम में कि डरबन से प्रिटोरिया, तो ऑप्शन दे देगा डरबन से कोई और ऐसा नाम दे देगा, तो आपको याद रखना डरबन से प्रिटोरिया जाते टाइम ही ऐसा हुआ था। अगला देखते हैं 1894 में इन्होंने स्थापना किया था नटाल इंडियन कांग्रेस की, और इनके जर्मन शिल्पकार के दोस्त थे, उसके मदद से क्या किए थे, इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया टाइपिंग में, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया था। कहाँ पे ये दोनों जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में ही स्थापना हुई थी। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस और लियो टॉलस्टॉय फॉर्म। लग सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। इंडियन ओपिनियन अखबार पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि इनके दे देगा 4-5 ऑप्शन दे देता है, उसमें पूछ लेता है कि कौन सा गांधी जी द्वारा लिखा गया है, फिर कौन सा नहीं लिखा गया, तो आपको नाम पता होगा। हालांकि मैंने सब मेंशन कर दिया, आने वाले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। इंडियन ओपिनियन अखबार और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में ही। मैं फ्रेंड्स इसमें चाहो तो गांधी की बहुत कुछ बता सकता हूँ, पर वहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है आपको। फैक्ट ही पूछा गया एग्जाम में, पूछता भी है ऐसा ही, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस आपको मेन पॉइंट जो है, की पॉइंट है, वो सब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक इन्होंने लिखा था। इसमें क्या बताया था इन्होंने, आत्मनिर्भर भारत अभी चल रहा है ना, आत्मनिर्भर भारत, तो वही कहा गया था, इसमें आत्मनिर्भर होने की बात कही गई थी, गांधी जी ने बताई थी। हिंद स्वराज जो पुस्तक था 1909 में। गांधी जी ने पहले सत्याग्रह पता है फ्रेंड्स, भारत में आने से पहले उन्होंने बहुत सारे आंदोलन और सत्याग्रह कर लिए थे वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में। तो वही पूछा गया, पहला जो था 1906 में हुआ था पहला सत्याग्रह, और कहाँ पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। अब गांधी जी बताया था फ्रेंड्स 1915 में भारत आए थे। अगला पॉइंट, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इनसे बहुत प्रभावित थे, क्योंकि नरम दल के वो एक तरह से देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले जो नरम दल के थे, और गांधी जी भी उनका भी स्वभाव अहिंसा वाला ही था, तो इसलिए बहुत ही प्रभावित हुए थे इनसे, गोपाल कृष्ण गोखले से। प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था फ्रेंड्स, उसमें गांधी जी तो जो थे ये काफ़ी सपोर्टिव रोल में थे अंग्रेज़ों के। वो जितने भी युवा थे, भारतीय युवा थे, उनको मोटिवेट करके उसमें शामिल करा रहे थे उनमें सेना में, ताकि जाके अब तुम अंग्रेज़ों की मदद करो, क्योंकि वही हमारे इस समय सच्चा करता धरता है, तो उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी थी। इसके वजह से उनको रिक्रूटिंग सार्जेंट यानी कि सेना भर्ती करने वाला कहा गया था। उतना प्रभावित हो गए थे लोग इनसे कि इनको नाम ही दे दिया गया कि रिक्रूटिंग सार्जेंट, यानी कि जो सेना में भर्ती कराने वाले होते हैं, वो नाम दे दिया गया था। और इसी काम की वजह से खुश होकर अंग्रेजों ने इनको 1915 में कौन सी उपाधि दी थी, कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा था गांधी जी को। किस काम के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी, तो लोगों को मोटिवेट करके उसमें शामिल कर रहे थे उनके सेना में। तो इसी प्रभावित होकर उन्होंने दे दिया था 1915 में कैसर ए हिंद की उपाधि। अगला पॉइंट देखते हैं, साबरमती नदी जो है उसके किनारे क्या किया था इन्होंने, सत्याग्रह आश्रम या फिर साबरमती आश्रम का इन्होंने स्थापना किया था। साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम बोलते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, साबरमती आश्रम। अगला देखते हैं, बिहार के चंपारण में गांधी जी ने 1917 का टाइम था वो, उसमें तीन काठिया जिसे बोलते हैं तीन काठिया प्रथा, उसे ही बोलते हैं। और नील जो वहाँ पे नील बागान मालिक थे उनसे रिलेटेड था ये सब, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, बस मेन जो पॉइंट है यही है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब हुआ था भारत में, अफ्रीका में तो कर ही लिए थे, भारत की बात करें तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में हुआ था। कहाँ पे, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वहाँ पे। इसी को तीन काठिया प्रथा बोलते हैं, उसी को चंपारण सत्याग्रह भी बोलते हैं। 1917 याद होना चाहिए। और पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग, चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने लीड किया। सब जो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जो बात उठाई थी वो मनवा लिया था इन्होंने, और किसानों के हित में वो फैसला आया था। तो उसमें क्या हुआ था, रविन्द्रनाथ नहीं बल्कि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे प्रभावित होकर उनको क्या उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। तो पूछा गया किसने दिया है, तो महात्मा की उपाधि जो गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। और क्यों दिया है, तो जो चंपारण सत्याग्रह था उससे प्रभावित होकर उनको सफल होने की वजह से इन्होंने दिया ये।
चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन साथ था? राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, नरहरि थे और जेवी कृपलानी आदि इनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे, साथ थे इनके। अहमदाबाद, उसके बाद क्या होता है, 1917 का टाइम था तो उस चंपारण सत्याग्रह हो गया। इसके बाद जो दूसरा इनका आंदोलन था वो 1918 का था। वो कौन था? अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था मजदूरों का, ये प्रथम भूख हड़ताल, वो था प्रथम सत्याग्रह प्रयोग, ये था प्रथम भूख हड़ताल 1918 में किया गया था। क्यों किया गया था? मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस, प्लेग आता था वहाँ पे, तो उसकी वजह से बोनस मिलता था। पर एक टाइम हुआ कि जब प्लेग खत्म हो गया, पर महंगाई इतनी बढ़ गई थी ज़्यादा, तो चाहते थे जो मजदूर थे, चाहते थे कि अभी भी हम लोग को वो जो बोनस मिला था प्लेग बोनस, उसे बंद न किया जाए, उसको अभी भी रखा जाए। तो इसी को लोग विरोध चल रहा था। अंग्रेज जो थे कह रहे थे 20% देंगे और ये इन लोगों की डिमांड थी कि 35% होनी चाहिए। तो इसी सब चीज़ों को लेके ये सब चल रहा था झगड़ा। इसी में गांधी जी पहुँचे थे वहाँ पे और उन्होंने काफ़ी अपना बात मनवा ली, यानी 35% देने पर राजी हो गए थे अंग्रेज। और ये वाला आंदोलन में उनका दूसरा सफल आंदोलन था। ये इसमें याद क्या करना है आपको कि भूख हड़ताल पहली बार ये था 1918। मिल मजदूर पूछ सकता है कि डेट पूछ सकता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 में आपका हुआ था। पहला भूख हड़ताल था, प्लेग बोनस को लेकर डिमांड क्या थी? 35%, अंग्रेज दे रहे थे 20%। इसमें इनकी सहायता किसने की थी? अम्बालाल साराभाई की बहन जो थी अनसुईया बहन, इन्होंने इनकी सहायता की थी। किसकी? गांधी जी की। और जो देख सकते हैं चंपारण में राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि और जेवी कृपलानी ने उनकी सहायता की थी। पूछ सकता है, ये सब थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें एनटीपीसी में इस तरह क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, पर जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें पूछ देता है कौन सहायता किया था, कौन के साथ था और उनका विरोध कर रहा था। इस तरह क्वेश्चन उसमें ज़्यादातर पूछा गया है। 1918 में खेड़ा वहीं गुजरात में ही है आपका, अहमदाबाद उधर ही गुजरात में ही, खेड़ा भी वहीं पे है। प्रथम देख सकते हैं सत्याग्रह असहयोग आंदोलन मालगुजारी वसूल करने के विरुद्ध में था। 1918 खेड़ा सत्याग्रह असहयोग आंदोलन जो था मालगुजारी वसूल करने के विरुद्ध में किया गया था। इसमें क्या था कि अकाल पड़ गई थी और अकाल वजह से बारिश हुई नहीं थी वहाँ पे। जो प्रोडक्शन था मतलब फसलों का उत्पादन जो होता है, उपज जो होता है, वो काफ़ी कम हुआ था उस बार। पर एक राजस्व का नियम होता है कि अगर इस सर्टेन क्राइटेरिया तक उससे अगर कम प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या नहीं लगेगा वो सब आपका जो इस पर टैक्स लगते हैं प्रोडक्शन पे, वो नहीं लगेगा। पर अंग्रेज जो थे वो मान नहीं रहे थे, कह रहे थे नहीं, उस समय भी मांगी अपने डिमांड कर रहे थे नहीं, पहले जितना ही चाहिए। इसी को लेके जो विरोध किया गया था, तो इसमें गांधी जी ने गए थे और काफ़ी ये भी सक्सेसफुल। तीसरा इनका जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह क्या था मतलब आंदोलन था, वो सक्सेसफुल रहा था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदु लाल जो थे इनकी गांधी की सहायता किया था, उन्होंने सहयोगी थे वहाँ के। देख सकते हैं फ्रेंड्स, गांधी जी ने जब भारत में आए उसके बाद 3 उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। पहला चंपारण था, फिर दूसरा अहमदाबाद और तीसरा क्या था आपका ये खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों जो थे एकदम सक्सेसफुल थे, बहुत अच्छे से चल गए थे। मतलब गांधी जी ने बात कहा तो उन्होंने मनवा लिया था अपनी बातों को। देखते हैं अभी तक तो क्या था कि गांधी जी अंग्रेज़ों के बहुत ही क्या कहते हैं शुभचिंतक थे, उनकी तारीफ़ करते हैं कि नहीं अंग्रेज़ जो है बहुत ही उद्धारक हैं, यही नहीं वजह से हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी हम लोग इस कंडीशन में नहीं कि हम लोग अपना काम खुद संभाल सके, तो उनके लिए अंग्रेज जो थे वो बहुत सही थे। पर क्या हुआ अब देख सकते हैं आगे। गांधी जी खिलाफत आंदोलन रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में असहयोग आंदोलन 1920-21 में शुरू किया था। समझ सकते हैं फ्रेंड कि अब असहयोग आंदोलन खुद ही शुरू किया था अंग्रेजों के विरुद्ध में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रॉलेट एक्ट का आया था 1919 को आया था। उसमें क्या था कि किसी पे कुछ डाउट हो कि ये हमारे विरुद्ध से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कुछ काम कर रहा है या फिर सोच रहा है या फिर लोगों को भड़का रहा है, तो उसको बिना सोचे समझे अंग्रेज जो है क्या करते, गिरफ्तार कर लेते थे, मारते थे, पीटते थे, जेल में जाके बंद कर देते थे। तो इसी के लिए कहा गया था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था वो, काला कानून भी कहा गया था उससे। तो लोग जो थे इसी का विरोध करने के लिए हर जगह सभाएं बैठती थी। तो इसी वजह से जलियांवाला बाग में भी बैसाखी के दिन था, लोग इस पर बहुत थे। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि नहीं ये तो जो हम लोग बात कह रहे हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है कि लोग इकट्ठा नहीं होंगे, ऐसा नहीं करेंगे, विरोध कोई सभा नहीं बैठाएंगे। तो उसके वजह से वही पता होगा आपका जो हत्याकांड था, तो उसी में क्या गया था, मार दिया गया था। इसके वजह से गांधी जी ने मतलब अब इसकी यही एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी के जीवन में, जिससे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे कि नहीं अंग्रेज़ जो है हमारा कभी हित नहीं सोच सकते हैं, वो हमारे खिलाफ ही रहेंगे, बस हमारा क्या यूज कर रहे हैं, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद से गांधी जी क्या किए थे एकदम खिलाफ हो गए थे। उनको जो उपाधि दी थी कैसर हिंद की, देख सकते हैं आप अगले किसी स्लाइड में उनको देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से क्या हुआ था, गांधी जी कैसर हिंद की जो उपाधि थी वापस कर दी थी। कई लोगों ने वापस किया था, पर जो यहाँ पे गांधी की बात हो रही थी, कैसर हिंद की उपाधि किसने वापस कर दी थी, तो गांधी जी ने, किसकी वजह से, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में।
इतनी दुखी थी क्योंकि आपको पता है कि इसमें बिना किसी वार्निंग के और ऐसे ही बस निहत्थे लोगों पे पूरा फायरिंग करवा दिया था जनरल डायर ने। तो इसके वजह से ही एकदम गांधी जी, क्या होता है नहीं होता है कि किसी से दिल टूट जाना, बस वही उनका हाल हो गया था कि नहीं अंग्रेज़ तो कभी हमारा साथ दे ही नहीं सकते, वो बस हमारा यूज करे जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला इसके विरुद्ध में क्या शुरू किया था इन्होंने 1920-21 में आपका असहयोग आंदोलन। पर असहयोग आंदोलन बहुत सही चल रहा था, पर क्या हो गया कि अहिंसावादी थे, अहिंसाहीन के लिए सबसे बड़ा हथियार था। पर हुआ क्या था, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था। गोरखपुर जिले में पड़ता है चौरी चौरा कांड। वहाँ पे एक दरोगा मतलब कि उस समय थानेदार था और बहुत सारे मतलब 22 कांस्टेबल थे, उनको क्या किया था, जला दिया था लोगों ने भड़क के, मतलब गुस्सा हो गए थे और सबको वही अंग्रेज जो थे उनको सबको जला दिया था। इसकी वजह से गांधी जी बहुत ही मतलब उदास हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने क्या किया था, जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया था। हालांकि बहुत लोग इसके खिलाफ में थे क्योंकि ऐसा टाइम था कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था और अचानक से वापस ले लेना ये बहुत ही एक समझ सकते हैं कि ऐसा था कि बस अब माउंटेन पहुंचने वाले थे, हम एवरेस्ट चढ़ने वाले हैं या लास्ट में खुद ही करें नहीं नहीं बस चलो वापस। तो उस तरह का था ये मोमेंट। तो बहुत लोग इनसे नाराज़ भी हो गए थे, पर ये तो अहिंसावादी थे इसलिए उन्होंने, इनके लिए यही सही था कि ये सब वापस किया क्योंकि इसमें हिंसा भी हो रही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट देखते हैं कांग्रेस के। अब इनसे रिलेटेड और पॉइंट देख सकते हैं। कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में 1921 में हुआ था। इसमें ही इन्होंने धोती कुर्ता छोड़ के लंगोट और जो पूरा जीवन भर एक बस आधा जैसे नहीं होता है, देखे होंगे फोटो उनका, कि बस धोती ऐसे मोड़ के पूरा पहनते थे और यही यही अधिवेशन था जहाँ पे उन्होंने ऐसा काम किया था। कौन सा था, विजयवाड़ा अधिवेशन 1921 में। और जीवन भर ऐसे ही रहे, इसलिए इनको अर्धनग्न फकीर भी कहा गया था। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया था। तो देख सकते हैं यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन ये सब थे गांधी जी के एक पत्रिकाएं थी। ये सब आपको याद रखना क्योंकि सब पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, एक दो बार नहीं बल्कि बहुत बार। 1924 के बेलगांव अधिवेशन। फ्रेंड्स, गांधी जी केवल एक ही बार अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, वो कब था, 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। उसमें गांधी जी एकमात्र वही एक लास्ट था जब वो अध्यक्षता किया था उन्होंने। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इन्होंने शुरू किया था कब, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, और कहाँ तक गए थे, दांडी, गुजरात के एक दांडी गांव है, वहाँ तक पहुँचा था। 78 अनुयायी थे। कितना डिस्टेंस था, 240 मील की। तो फ्रेंड्स जितना बोल रहा हूँ आपको, 78 याद रखना है, 240 याद रखना है, 12 मार्च याद रखना है, 12 मार्च 1930 और 5 अप्रैल 1930 को ये पहुँचे थे। कब शुरू किया था, 12 मार्च देख सकते हैं, और 5 अप्रैल को पहुँचे थे कहाँ पे, गुजरात का समुद्र तट, एक तट है वहाँ, उसका नाम था दांडी गांव, वहाँ पहुँचे थे इसलिए इसको बोला गया था दांडी मार्च। साबरमती आश्रम से चले थे और कहाँ पहुँचे थे, गुजरात के समुद्र तट है वो गांव है एक तरह का दांडी गांव, वहाँ पहुँचे थे इसलिए उसका नाम पड़ा था दांडी मार्च। कितने अनुयायी थे, 78 थे, 240 मील था। और आपको डेट याद रखना है कि 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930, तो याद ही रहेगा आपको। सुभाष चंद्र बोस ने इसको कुछ कहा था, मतलब इस जो मार्च हुआ था इसको कुछ दिया था नाम। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा जो किया था उन्होंने, जैसे नेपोलियन भी था उसने भी एल्बा से पेरिस तक ऐसे ही पैदल चला था, तो इसकी तुलना की थी। और राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। इन्होंने तुलना किया था, जो मुसोलिनी था, आपको पता होगा बेनिटो मुसोलिनी के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस यात्रा का तुलना दो तरह से किया था। और देख सकते हैं गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी इरविन समझौता पढ़े होंगे, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है डेट 5 मार्च 1931। लास्ट स्लाइड देखते हैं फ्रेंड्स। अब सारे फैक्ट हैं अभी, इसके बाद अब मुझे नहीं लगा कि इससे बाहर कुछ पूछा क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बस देखने मिले हैं अभी तक एनटीपीसी में। कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था, कराची जो अधिवेशन था उसमें गांधी जी ने कहा था क्या, गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। जी हाँ, बोला था गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं मर सकता है, कभी नहीं। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट क्या था फ्रेंड, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो हो गए थे, नाराज़ हो गए थे और वो चाहते थे कि जो जैसे, अब चलो बस आपको याद रखना है कि पूना पैक्ट जो था 1932 को ये पूना पैक्ट हुआ था। बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो बहुत आपको डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बस यही सब वो बेसिक पूछा गया है क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम था, जिस लेवल का एग्जाम रहता है मैं तैयारी उसी लेवल कराता हूँ। ऐसा नहीं कि अब एनटीपीसी की एग्ज़ाम है तो बहुत आपको डिटेल में बढ़ाऊँ, डिटेल में पढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट है अगर आपको तो पढ़ सकते हैं ज़रूर, लेकिन अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से देखना है, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ऐसा ही चीज़ें फैक्ट बस याद रखना होगा आपको।
1942 में क्रिप्स जो मिशन आया था, क्रिप्स प्रस्ताव आया था, उसको गांधी जी क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक बोला था। 1942 याद रखना है, पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला गया था, क्रिप्स प्रस्ताव को। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसी के समय गांधी ने क्या बोला था, करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त, आपको डेट याद रखना है, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में बोला था गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं, 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी से, आपको पता है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 3 हुआ था, 1930, 31 और 32 में। तो पहले में नहीं भाग लिए थे गांधी जी, और आखिरी वाले में, बस दूसरे वाले में जो थे इन्होंने भाग लिया था, हालांकि ये भी असफल ही रहा था। चलिए वही बता रहा हूँ कि क्या जाने की जरूरत, उतना डिटेल में क्या हुआ था उसमें। मिस्टर चर्चिल ने गांधी जी को क्या बोला था, अर्धनग्न फकीर। फ्रेंड बताइए कि बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि पूरा जीवन भर उसके बाद से विजयवाड़ा जो अधिवेशन हुआ था उसमें त्याग दिया था, कुर्ता पैजामा मतलब पूरा कपड़ा ढकना छोड़ दिया था, बल्कि बस लंगोट और एक धोती पहन के पूरा अपना जीवन गुजारे। तो मिस्टर चर्चिल था, इसने बोला था अर्धनग्न फकीर गांधी जी को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी, पता होगा आपको। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय ही गांधी जी को मार दिया था। तो आपको 30 जनवरी को बताया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। और इनकी समाधि स्थल को क्या बोला गया है, जो समाधि स्थल थी उसको क्या बोला गया, राजघाट। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट थे आपके गांधी जी रिलेटेड, बात देख सकते हैं जितने भी रिलेटेड पॉइंट बन सकते हैं गांधी जी से, सब मैंने लाने की कोशिश किया। हालांकि इतना तो डिटेल पूछता भी नहीं, पर मैं फिर भी कोशिश किया आपको हर चीज़ आपको दे सकूँ ताकि कुछ भी क्वेश्चन छूटे ना। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ऐसे पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।